हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू यूनिवर्सिटी ऑफ एंट्रेंस। हम लोग यहाँ पे अपना चैप्टर चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम पढ़ रहे थे। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है और हम लोग आज अपने इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं स्प्लिट इन दी कांग्रेस के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि कैसे जो कांग्रेस पार्टी थी जो थ्रू आउट यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल इवॉल्व हुई। उसके बाद हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू जी का जो रूल रहा, उसके बाद जब उनकी डेथ हुई तो एक क्वेश्चन आया हमारे सामने कि कैसे जो ये कांग्रेस पार्टी है अब ये सरवाइव कर पाएगी। एक सर्वाइवल का क्वेश्चन कांग्रेस पार्टी के सामने आता है। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कैसे हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, वो कैसे मैनेज करते हैं। एंड उनकी डेथ के बाद आती हैं इंदिरा गांधी जी। अब इंदिरा गांधी जी को कंसिडर किया जाता था, जैसा कि हमने पहले भी देखा अपने लेक्चर्स में, कि ये काफ़ी ज़्यादा लीनियंट होंगी। इट मीन्स जो सीनियर लीडर्स होंगे आपके पार्टी के, उनके डिसीजंस को ये मानेंगी, उनकी जो भी यहाँ पर बात होगी उसको ये लोग कंसिडर करेंगी। बट अपोजिट टू दैट इनका क्या है, अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड निकल करके आने लगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ना कुछ सीनियर लीडर्स थे। ये स्प्लिट हुआ क्यों, इसको समझिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ सीनियर लीडर्स थे और उन जो सीनियर लीडर्स का जो ग्रुप था एक इनफॉर्मल ग्रुप। इट मीन्स कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं था कि आप कोई इसकी एक रजिस्ट्रेशन रही हो। ये एक इनफॉर्मल ग्रुप था जिसको पॉपुलरली बोला जाता था सिंडिकेट। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे अपने आगे स्लाइड्स में कि इसके कौन कौन से मेंबर्स थे। तो हुआ क्या, ये सिंडिकेट जो ग्रुप था, इसी ग्रुप ने इसी ग्रुप के सपोर्ट की वजह से लाल बहादुर शास्त्री जी को पीएम बनाया गया था और इसी ग्रुप के सपोर्ट की वजह से ही इंदिरा गांधी जी को भी पीएम बनाया गया था। बट इस जो सिंडिकेट था, इस ग्रुप की एक एक्सपेक्टेशन थी। वो एक्सपेक्टेशन क्या थी कि वो एक ऐसे पीएम को बनाना चाहते थे जो काइंड ऑफ पपेट हो। इट मीन्स जो ये ग्रुप कहे, इनके डिसीजंस को वो मान ले या फिर इनकी बातों को कंसिडर करे। बट इंदिरा गांधी जी का नेचर थोड़ा इससे अलग निकला। ठीक है, जहां पर एक्सपेक्ट किया जा था कि इंदिरा गांधी जी इस सिंडिकेट की जो एडवाइसेस होंगी उनको फॉलो करेंगी, वहां पर ये नहीं होने लगा। ठीक है, इनको जो चाह रहे थे सिंडिकेट की इसको उसको मिनिस्टर बनाया जाए, उन्होंने उसको अपॉइंट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजिकल और एक पावर स्ट्रगल विद इन दी कांग्रेस पार्टी आपको देखने को मिला। और इस पावर स्ट्रगल को, इस पूरे जो यहाँ पर हमें यहाँ प्रॉब्लम देखने को मिली, इसे हमने यहाँ पर टॉपिक दिया है स्प्लिट इन दी कांग्रेस। और ये कैसे हुआ, ये हुआ इंदिरा गांधी जी और सिंडिकेट के बीच में स्ट्रगल की वजह से। तो हम इसी की पूरी यहाँ पर अपनी स्टोरी देखेंगे। तो स्टार्ट कैसे होता है, इंदिरा गांधी जी क्या करती हैं, जो उनके यहाँ पर ट्रस्टेड लोग थे, ठीक है, जो उनके एडवाइजर्स थे, उसको उन्होंने पार्टी के बाहर से चुनना स्टार्ट कर दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि जो सिंडिकेट के यहाँ पर जो मेंबर्स थे ये बहुत ही सीनियर लीडर्स थे और यहाँ पर इनकी काफ़ी अच्छी पार्टी में पोजीशन थी। इट मीन्स कि पार्टी के अंदर जो भी मेंबर्स होंगे उनकी एलिजियंस कहीं ना कहीं सिंडिकेट की तरफ होगी। तो इंदिरा गांधी जी को प्रॉब्लम होगी ऐसे मेंबर्स ढूंढने में जो कि सिंडिकेट की तरफ ज़्यादा एलियंस अपना ना शो करें। तो उन्होंने क्या किया, स्लोली एंड केयरफुली सिंडिकेट को साइड लाइन कर दिया। कैसे, इन्होंने अपने एडवाइजर्स बनाए जो कुछ ट्रस्टेड थे और उन्हीं की बातें ये मानने लगी, उन्हीं से ये एडवाइस लेने लगी इन दी डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, अब इंदिरा गांधी जी जब यहाँ पर इन्होंने सिंडिकेट को साइड लाइन कर दिया तो इनके सामने दो चैलेंजेस थे। ठीक है, वो चैलेंजेस क्या थे, पहला तो सिंडिकेट खुद। इसका मतलब जब आप कांग्रेस पार्टी के इतने सीनियर लीडर्स को ही साइडलाइन कर दोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके अपोजिशन में आने लगेंगे। और आप, इंडिया में क्या है, पार्टी पॉलिटिक्स चलती है और अगर पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन ही आपके सपोर्ट में नहीं है तो प्रॉब्लम आपके लिए बनेगा। तो इंदिरा गांधी जी की पहली प्रॉब्लम थी सिंडिकेट। ठीक है, दूसरी क्या थी, जो हमने पहले अपने लेक्चर्स में देखा कि कैसे 1967 के जो इलेक्शंस थे वहां पर कांग्रेस पार्टी का जो ग्राउंड है वो लूज, इट मींस जो होल्ड थी या फिर जितनी नंबर ऑफ सीट्स निकल करके आ रही थी, चाहे वो सेंट्रल के इलेक्शन रहे हो यूनियन के या फिर स्टेट के, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखने को मिला। हमें कांग्रेस पार्टी के ही जो यहाँ पर फ्रैक्शनल ग्रुप्स हैं वो बाहर जाते हुए दिखाई दिए। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही बोल्ड स्ट्रेटजी यहाँ पर अडॉप्ट की। ये क्या थी, इन्होंने पावर स्ट्रगल को कन्वर्ट कर दिया आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल में। इसका मतलब क्या है, देखिए पावर स्ट्रगल किसके बीच में है, इंदिरा गांधी जी और सिंडिकेट के बीच में। अब इस स्ट्रगल को कन्वर्ट कैसे करेंगी, ये बोलेंगे कि मैं, जो इंदिरा गांधी है वो खुद को बताएंगे कि मैं गरीबों की
या फिर मैं यहाँ पे सोशलिस्टिक पॉलिसी लेकर के आ रही हूँ। मैं ऐसी पॉलिसीज़ लेकर के आऊँगी जो कि डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो कि उस समय ज़्यादातर यहाँ पर आप देखोगे शेयर था, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादातर क्या थी उस समय, पॉवर्टी लाइन के नीचे थी। इसका मतलब क्या है, जब इंदिरा गांधी जी ये अनाउंस करेंगी कि ये सोशलिस्टिक पॉलिसी लेकर के आएँगी और गरीबों की हेल्प करेंगी अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू, तो कहीं न कहीं जो डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, ये जो मास पॉलिटिक्स का यहाँ पर आपको एक एग्ज़ाम्पल देखने को मिलेगा कि कैसे डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पूरा इनके लिए कन्वर्ट हो जाएगा एज़ दी वोट बैंक। इसका मतलब क्या है कि अब इंदिरा गांधी जी के पास अपना एक खुद का वोट बैंक था। वो क्या है, वो थे देश के पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, या फिर आपको डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, जो कि जिनकी उस समय पॉपुलेशन अच्छी खासी थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि मैं ये जो मेरा फैक्शन है कांग्रेस पार्टी के अंदर, हम लोग सोशलिस्टिक पॉलिसीज रखते हैं, हम लोग पुअर पीपल की सपोर्ट करते हैं, और ये जो सिंडिकेट है ये कैपिटलिस्टिक पॉलिसी रखता है। इट मीन्स ये जो कैपिटलिस्ट हैं या जो रिच लोग हैं, ये उनके सपोर्ट की पॉलिसीज बनाएंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने बहुत ही स्मार्टली इसको आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल में कन्वर्ट कर दिया। और इनकी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज थी, जैसे मैंने बताया आपसे कि लेफ्ट ओरिएंटेशन या सोशलिस्ट ओरिएंटेशन आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो ये कैसे पॉलिसी लेकर के आई वो हम लोग देखते हैं। इन्होंने क्या किया, मई 1967 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया। प्रोग्राम मतलब आप कह सकते हैं एक डॉक्यूमेंट या फिर इन्होंने विजन अपना लॉन्च किया कि मैं ये करने वाली हूँ। तो इस प्रोग्राम या फिर इस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या था कि ये करना क्या क्या चाह रही थी, ठीक है, ये इन्होंने बताया कि मैं ये करना चाहती हूँ। तो वो था कंट्रोल ऑफ बैंक्स। ये ज़रूरी क्यों था, देखिए, आज की डेट में किसी भी आदमी को बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो बहुत ही ईजिली वो किसी ब्रांच में जा सकता है और खुलवा सकता है, और नियर अबाउट आप विलेज में जाओ या किसी भी सिटी में जाओ आपको बैंक की ब्रांचेस मिलेंगी। बट ये ईयर 1967 है। यहाँ पर क्या था, बैंक में अकाउंट खोलना एक प्रिविलेज था, ये सबके लिए अवेलेबल ही नहीं था, और साथ में ही बैंक की जो ब्रांचेस थी बहुत ही लिमिटेड थी। ये बैंक्स जो है कुछ गिने चुने फैमिलीज ही चलाती थी, रन करती थी, और इसकी पूरे बेनिफिट इनको मिलते थे। बैंक के बेनिफिट क्या है, सपोज दैट आपको कोई बिजनेस खोलना है तो आपको क्या चाहिए, लोन चाहिए। बट आपके पास जब अकाउंट ही नहीं होगा, आपके पास कोई रीच ही नहीं होगी बैंक को लेकर के, तो आप कैसे यहाँ पर एक लोन ले पाओगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे किसी ना किसी मनी लेंडर के पास, वो आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो इन्होंने कहा कि मैं बैंक की रीचेस को बढ़ाऊंगी। तो इसके लिए ज़रूरी क्या होगा कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक किया जाए। इट मीन्स जो प्राइवेट बैंक्स थी उनको ये नेशनलाइज करेंगी, गवर्नमेंट का बनाएंगी, ताकि गवर्नमेंट उन बैंक्स को अपने हिसाब से खोल सके और उनकी पॉलिसीज डिसाइड कर सके। सेम चीज़ क्या था जनरल इंश्योरेंस के साथ। ये इंश्योरेंस गरीब लोगों को मिलते ही नहीं थे, और तो इंश्योरेंस के बेनिफिट उन्हें नहीं मिलते थे। साथ में क्या है, सीलिंग ऑफ अर्बन प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए हमने थ्रू आउट द हिस्ट्री ये देखा कि कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ही हर चीज़ का बेनिफिट मिल रहा था। ठीक है, तो इस बेनिफिट को कम करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि एक लिमिट होगी, इससे ज़्यादा आप प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते हो। ठीक है, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है अपने बिजनेस के लिए या किसी भी चीज़, उतनी आप ओन करो। अननेसेसरीली आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी करोगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं पुअर पीपल के पास प्रॉपर्टीज़ की कमी होगी। तो इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा कि हम सीलिंग लगाएंगे अर्बन प्रॉपर्टी में, इनकम में। इसका मतलब कि जब सीलिंग लगेगी तो कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा लैंड है वो गरीबों के पास पहुंचेगी। इन्होंने कहा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, जो हम लोग आज देखते हैं रेशन शॉप का जो सिस्टम है पूरा, ठीक है, पीडीएस जिसे बोलते हैं। इन्होंने कहा कि हम फूड ग्रेन्स को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इट मीन्स गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी अनाज को। ठीक है, तो ये किसको जरा टारगेट कर रहा है, अगेन डाउन ट्रोडन या पुअर सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी को। इन्होंने फर्दर क्या कहा, हम और यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स करेंगे ताकि जो रूरल पुअर है उसको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर अभी तक क्या, कैसे यहाँ पर इंदिरा गांधी जी ने सिंडिकेट के अगेंस्ट अपनी पॉलिसीज को खड़ा किया और उस पावर स्ट्रगल को आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल में कन्वर्ट किया। ये तो देखिए एक स्टोरी थी। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये सिंडिकेट क्या है। तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि एक इनफॉर्मल ग्रुप है बहुत पावरफुल लोगों का, तो किन किन लोगों का है हम लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हम समझ ही गए हैं कि सिंडिकेट एक इनफॉर्मल ग्रुप था। ठीक है, किसका, कांग्रेस पार्टी के कुछ सीनियर लीडर्स का। अब इसमें देखिए, अब आप जब नाम पढ़ेंगे और इनका स्टेटस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसके जो लीडर थे वो कौन थे, वो थे के कामराज। ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे तमिलनाडु के। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आपकी एक चीफ मिनिस्टर एक स्टेट का,
ठीक है। बाकी सारे क्या है, अपने स्टेट के लेवल के लीडर्स, जैसे कि बॉम्बे से आप एस के पाटिल को देख सकते हैं, या फिर निजलिंगप्पा जो आपके थे मैसूर के, जो प्रेजेंट है कर्नाटका है, एन संजीवा रेड्डी जो थे यहाँ पर थे आंध्र प्रदेश के, अतुल्य घोष से वेस्ट बंगाल के। इसका मतलब कि पूरे कंट्री के इतने बड़े बड़े स्टेट्स के लीडर्स वहां पर इस ग्रुप को कंट्रोल कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही पावरफुल तो हो ही जाएगा। ठीक है। अब जब यहाँ पर स्प्लिट होती है कांग्रेस के बीच में, सॉरी कांग्रेस के अंदर जब स्प्लिट होती है इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में, तो यहाँ पर क्या होता है, दो ग्रुप बन करके आते हैं। एक जिसे बोलते हैं कांग्रेस आर, इंदिरा गांधी का ग्रुप था जहां पर वो लीड कर रही थी, और दूसरा था आपका कांग्रेस ओ। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि यही जो स्प्लिट है ये कैसे आपको देखने को मिलेगा आगे 1971 इलेक्शन में, ये हम लोग अपने अगले लेक्चर में देखते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि इसी पूरे जो पावर स्ट्रगल का, ठीक है, एक यहाँ पर छोटा सा पार्ट। अब ये पावर स्ट्रगल अगर है तो कहीं ना कहीं ऑन दी ग्राउंड भी तो दिखाई देगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ आइडियोलॉजिकल लेवल पर एक दूसरे के खिलाफ बात हो रही है, कहीं ना कहीं तो आपको ये ऑन दी ग्राउंड दिखाई देगा। तो ये कहाँ आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा, ये आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा 1969 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। तो देखिए होता क्या है कि हमारे यहाँ अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं तो हर पार्टी अपना एक कैंडिडेट अनाउंस करती है कि फॉर्मली हमारे पार्टी के, सपोज दैट कांग्रेस है, तो वो अपना एक कैंडिडेट अनाउंस करेगी कि हम चाहते हैं कि हम ये प्रेसिडेंट बने। ठीक है। तो सेम हुआ क्या, 1969 जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे थे तो यहाँ पर टसल तो चली रहती, ठीक है, राइवलरी तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी। तो अब यहाँ पर जब एग्जिस्टिंग राइवलरी थी और प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के लिए किसको ऑफिशियल कैंडिडेट बनाया जाएगा कांग्रेस पार्टी का, इसका डिसीजन कौन लेगी, इसका डिसीजन लेगी कांग्रेस पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका डिसीजन कौन लेगी, कांग्रेस पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब सिंडिकेट। बट यहाँ पर फैक्शनलिज्म चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, और प्रेसिडेंट के पोस्ट को लेकर के भी कहीं ना कहीं फैक्शनलिज्म देखने को मिला। कैसे, जो कांग्रेस पार्टी या फिर हम कहें सिंडिकेट चाहती थी, वो एक अलग प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चाहते थे, और इंदिरा गांधी एक अलग प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को चाहते थे। ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पर, जाकिर हुसैन जी जो हमारे थे प्रेसिडेंट थे उस समय, उनकी डेथ हो जाती है, तो प्रेसिडेंट की पोस्ट ये वेकेंट हो जाती है और 1969 में इलेक्शन करवाने पड़ते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या बोलता है कि जब भी प्रेसिडेंट की डेथ होगी तो वहां पर एक ड्यूरेशन दिया जाता है, उस ड्यूरेशन के अंदर आपको फिल करनी पड़ेगी वैकेंसी को। ठीक है। उस यहाँ पर सिंडिकेट क्या बोलेंगे, सिंडिकेट यहाँ पर कहेंगे कि एन संजीवा रेड्डी। ठीक है, ये फॉर्मर यहाँ पर, या कहें आप स्पीकर रह चुके हैं, लोकसभा के रह चुके थे, तो इनका भी एक अच्छा खासा स्टेचर था। तो इन्होंने अनाउंस किया कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट एन संजीवा रेड्डी को। बट यहाँ पर इशू क्या था, यहाँ पर इंदिरा गांधी इसको पसंद नहीं करती थी इनको। ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, उस समय के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी जी, इनको इन्होंने सजेस्ट किया कि आप एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फाइल कीजिए। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का मतलब कि जिस कैंडिडेट के पास किसी भी ऑफिशियल पार्टी का यहाँ पर मतलब उनके पास कोई पार्टी का सपोर्ट ना हो, या फिर किसी पार्टी ने ऑफिशियली ना कहा हो कि ये हमारे कैंडिडेट हैं, तो उसको हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बोलते हैं। साथ ही में हमने क्या देखा था कि कैसे उन्होंने कुछ और पॉलिसीज को अनाउंस किया था, सोशलिस्टिक पॉलिसीज को। तो उसी पूरी सीरीज में इन्होंने आगे बढ़कर क्या बोला कि हम यहाँ पर प्राइवेट बैंक्स को 14, यहाँ पर ज़्यादा प्रिसाइज हो गई कि हम 14 प्राइवेट बैंक्स को हम यहाँ पर नेशनलाइज करेंगे। एबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्स इन्होंने बोला। देखिए प्रीवी पर्स क्या था कि जब हमारी कंट्री, यहाँ पर हमने पढ़ा है पहले अपने क्लासेस में कि कैसे हमारा जब इंडिपेंडेंस मिला तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ, डिफरेंट छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे, उनसे मिला करके हमारी कंट्री बनी। तो उस समय जब ये प्रिंसली स्टेट्स हमारी कंट्री के अंदर इंक्लूड हो रहे थे, तो हमने क्या बोला था, हमारी गवर्नमेंट बोला था कि आपको हम एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट कह लीजिए, या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट, आप कुछ भी कह सकते हैं उसको, हम आपको देंगे। इसका मतलब प्रीवी पर्स का मतलब कि हर महीने आपको कुछ ना कुछ पैसे हम देंगे फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। किसको, ये जो प्रिंसेस थे या फिर राजा थे उनको, जो कि इंडिया में, इंडियन स्टेट में शामिल हो गए थे ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला इंदिरा गांधी जी ने कि हम इसको एबॉलिश कर देंगे। इट मीन्स हम अब ये प्रीवी पर्स नहीं देंगे, क्योंकि हमारी कंट्री क्या है, हमारी कंट्री एक यहाँ पर डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी के अंदर रूलर सिर्फ वही है जो कि इलेक्ट होकर के आते हैं। और ये जो लोग प्रीवी पर्स वाले हैं, इनको ना किसी ने इलेक्ट किया और ना इनकी आज की डेट में कोई पोजीशन है।
और इनके ऊपर जो खर्चा हो रहा है उससे अच्छा हम क्या करें, इसी पैसे को हम पुअर पीपल के ऊपर खर्च करें, ठीक है। या फिर और भी जो इनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे, इन्होंने सब बोला कि हम ये सारा कुछ खत्म कर देंगे। तो अगेन ये दिखा क्या रहा है कि कहीं ना कहीं इनका टिल्ट है टूवर्ड्स दी पुअर पीपल, सोशलिस्टिक पॉलिसी को यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए होगा क्या यहाँ पर, जब यहाँ पर ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे होंगे तो एन संजीवा रेड्डी होंगे एक तरफ, दूसरी तरफ क्या होंगे, वीवी गिरी, इंदिरा गांधी जी के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अब इसी दौरान क्या होगा ना, कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट है एस निजलिंगप्पा, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये व्हिप यहाँ पर एक जारी कर देंगे। व्हिप का मतलब आप समझिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, या फिर आप कहिए एक ऐसा टूल होता है, या फिर एक ऐसा ऑर्डर होता है जिसमें अगर प्रेसिडेंट किसी भी पार्टी के इसको देते हैं, एक ऑर्डर देते हैं कि आपको सपोज दैट एक्स और वाई कैंडिडेट में एक्स कैंडिडेट की तरफ आपको वोट करना है, तो ये क्या हो गया, व्हिप होता है। और अगर आप इस ऑर्डर को या इस व्हिप को आप फॉलो नहीं करेंगे एज अ आप क्या है, जो पार्टी के आप मेंबर हैं, तो उसके खिलाफ क्या होगी, कुछ ना कुछ कार्रवाई की जा सकती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स थे, उन्होंने अपने कुछ मीटिंग वगैरह की, ठीक है। और एट लास्ट क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी ने ओपनली ये चीज़ बोल दिया कि आप कॉन्साइंस वोट करेंगे। कॉन्साइंस वोट का मतलब आप खुद से सोचेंगे कि आपको किसे वोट करना है। इट मीन्स आप वीवी गिरी जी को वोट करना चाहते हैं या फिर जो पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं। तो माना जाता है कि इस कॉन्साइंस वोट की मदद से ये सिग्निफाई करना चाह रही थी कि आप वीवी गिरी जी को वोट करिए। और एट लास्ट होता भी यही है, विक्ट्री किसकी होती है, वीवी गिरी जी की। अब जब कॉन्साइंस वोट हुआ और वे पहले से ही थे यहाँ पर, ठीक है, और ये जीत भी गए, तो जीतने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टीज के एमपीज ने या फिर एमएलए ने यहाँ पर क्या सपोर्ट किया होगा, इनको वोट किया होगा। इट मीन्स विप के अगेंस्ट गए हैं, तो इनके खिलाफ क्या होगी, अब कार्रवाई भी होगी, कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। तो वो एक्शन क्या होगा, वो एक्शन ये होगा कि यहाँ पर इंदिरा गांधी जी को कांग्रेस पार्टी से बाहर किया कर दिया जाता है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को पार्टी से बाहर कर देते हैं। और इसी के साथ 1969 में ये पूरा जो स्प्लिट है ना, ये फॉर्मलाइज हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो स्प्लिट है ये फॉर्मलाइज हो जाता है। कांग्रेस पार्टी डिवाइड हो जाती है दो पार्ट में, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर के बीच में। अब इसके बाद क्या होता है आगे, क्या पॉलिटिक्स रही 1971 के इलेक्शन में क्या हुआ, ये हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप सो आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, क्वेरीज हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।